CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 27 पहला प्रश्न एक वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? A 1 मिलीलीटर, B 2 मिलीलीटर, C 0.5 मिलीलीटर, D 1.5 मिलीलीटर। इस प्रश्न का उत्तर है C। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के प्रत्येक डोज की मात्रा 0.5 मिलीलीटर ml होती है। यह वैक्सीन वयस्कों को 2 डोज के रूप में दी जाती है और 2 डोज के बीच लगभग 4 से 6 सप्ताह का अंतराल रहता है। कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रभावी मानी जाती है। प्रत्येक डोज में 0.5 मिलीलीटर की खुराक दी जाती है, जो शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करने में मदद करती है। अगला प्रश्न 2 निम्न में से कौन से सही है? 1 गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। 2 गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। 3 उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। A 1, 2 और 3, B 1 और 2, C 1 और 3, D केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है A, क्योंकि तीनों कथन सत्य हैं। 1 गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। 2 गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे जो लद्दाख और तिब्बत की भौगोलिक जानकारी के लिए प्रसिद्ध थे। 3 उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों के साथ अपने अनुभवों का विवरण दिया था। इसलिए सभी 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न 3 भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? A चेन्नई, तमिलनाडु, B कन्नूर, केरल, C पालघर, महाराष्ट्र, D लोचल, गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है D। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परिसर लोचल, गुजरात में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री धरोहर और ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को संरक्षित करना है, साथ ही समुद्री संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। यह परियोजना समुद्री विज्ञान, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी योगदान करेगी। अगला प्रश्न 4 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? A इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। B वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। C वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। D वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर है C। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष नहीं होता। रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। बाकी विकल्प सही हैं। A 65 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा है। B वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। D वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। CDS का प्रमुख कार्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करना है। अगला प्रश्न 5 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1 गंजाम विद्रोह 1800 ई से 1805 ई में हुआ। 2 गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। 3 गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया। 4 धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1, 2 और 3, B 1, 2 और 4, C 1 और 2, D केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है D। 1 गंजाम विद्रोह 1800 ई से 1805 ई के बीच हुआ था, यह सही है। 2 गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था,
यह भी सही है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं। गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व श्री करभंज ने नहीं किया, बल्कि वह धनंजय के पिता नहीं थे। इसलिए केवल पहले 2 कथन सही हैं। अगला प्रश्न 6 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1 इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। 2 विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। 3 प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है बी 1 गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्य 7 हो गए थे, यह सही नहीं है। इसके बजाय यह संख्या 8 हो गई थी। 2 विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी, यह सही है। 3 प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में भेदभाव नहीं रखा गया था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत दोनों के विषयों को अलग अलग नहीं किया गया था, यह भी सही है। अगला प्रश्न 7 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1 इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। 2 कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। 3 सदस्यों की पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी केवल 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को 20 जून 1892 को लागू किया गया था, यह गलत है। इसे 1892 में लागू किया गया था, लेकिन तारीख 20 जून की पुष्टि नहीं है। इस अधिनियम के तहत कुल 24 सदस्य थे, जिनमें से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, यह सही है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए यह कथन गलत है। अगला प्रश्न 8 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 जे.डी. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन 2 भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। ए कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य हैं। बी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य हैं। सी कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। डी कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कथन 1 सही है, क्योंकि जे.डी. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया था। कथन 2 असत्य है, क्योंकि भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित नहीं किया जाता। भारतीय भूगर्भिक समय मापक में प्रमुख युगों को आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनीजोइक में बांटा जाता है, लेकिन द्रविडियन और आर्यन शब्द का उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न 9 दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। ए होलोसिन मायोसिन इयोसिन प्लीस्टोसीन प्लायोसिन। बी इयासिन मायोसिन प्लायोसिन प्लीस्टोसीन होलोसिन। सी इयोसिन मायोसिन प्लीस्टोसीन प्लायोसिन होलोसिन। डी होलोसिन प्लायोसिन प्लीस्टोसीन मायोसिन इयोसिन। इस प्रश्न का उत्तर है बी इयोसिन सबसे पुराना युग है, जो लगभग 56 से 33.9 मिलियन साल पहले था। इसके बाद मायोसिन आता है, 23 से 5.3 मिलियन साल पहले। इसके बाद प्लायोसिन 5.3 से 2.6 मिलियन साल पहले, फिर प्लीस्टोसीन 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले और सबसे अंत में होलोसिन
11,700 साल पहले से वर्तमान तक आता है। इस प्रकार इन युगों का सही कालक्रम विकल्प बी है। अगला प्रश्न 10 निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1, प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1967 में H. हेस ने दिया था। कथन 2, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विसरण सिद्धांत पर आधारित है। ए, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य है। बी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य है। सी, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, कथन 1 असत्य है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत H. हेस ने 1967 में नहीं बल्कि 1960 के दशक में हैरी हेस और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र तल विसरण सिद्धांत सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी के आधार पर विकसित किया गया था। कथन 2 सत्य है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विसरण सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स गतिशील होती हैं और समुद्र तल के विस्तार से जुड़ी होती हैं।